अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज का अहम सियासी इवेंट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लाइव फ़ोन कॉल्स का था, जिसमें एक मरतबा फिर आम पब्लिक की फ़ोन कॉल सुनी और लोगों की मसाइल सुनने के साथ साथ अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस और पॉलिसी पर बड़ी तफसील से बात की। वज़ीर आज़म का मेन फोकस मुल्क में बढ़ती महंगाई था और इस महंगाई का इकरार तो उन्होंने किया है, मगर उसकी वजह कोरोना वबा और आलमी महंगाई को करार दिया है और कुछ माशी अदाद शुमार की मदद से ये बताया कि मुल्क बेहतर सिमत में जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया, उनसे किसी तौर पर हाथ ना मिलाने की बात की और जाते जाते ये भी कहा कि मैं ये टर्म भी पूरी करूंगा और अगली टर्म भी पूरी करूंगा। और भी बहुत से ऐसे नकात हैं जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, तो आज उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और फ़ाहद साहब से ज़रा तफसील में पूछेंगे उन नकात के हवाले से। फ़ाहद साहब, आज का सबसे बड़ा सियासी इवेंट, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि क्या आपको वज़ीर आज़म साहब की इस जो इवेंट था, ये जो तकरीर थी, उसमें से आपने क्या चीज़ पिक की है? कहीं आपको कोई थोड़े बहुत कंफ्यूज लग रहे थे, ये बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे आपको? देखिए वकास, आज वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग था और बाकी बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी शुरू से आखिर तक उसको देखा। आपने भी देखा होगा मेरे बिल्कुल देखा है और नोट्स भी लिए होंगे। नोट्स भी लिए और बड़ी देर से इंतजार था हमें वज़ीर आज़म इंतजार था क्योंकि इस तरीके से काफ़ी दिन से उन्होंने आके खुल के बात नहीं की। जो तकारीर वगैरह फंक्शंस पे होती हैं उसमें तो एक रिवायती सी बात हो जाती है, लेकिन बहुत सारे मामला जो इस वक्त लोगों के जहनों में हैं और जो गर्म मौजू हैं वो आज उन्होंने उनको ठंडे मौसम में उन्होंने डिस्कस किया। उसमें महंगाई भी थी, उसमें सदारती निज़ाम का मामला भी था जिस पे उन्होंने उसको वेल लेफ्ट किया। एक अच्छे प्लेयर की तरह और बाउंसर था, लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने इसको साइड से जाने दिया। उसके अलावा ऑपोजिशन और आखिर में जो उन्होंने कहा कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में एक सियासी तज्जिया निगार के तौर पर बहुत ही अहम था आज का। और वो अहम सिर्फ इसलिए नहीं था कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, बल्कि इसलिए भी अहम था कि उन्होंने कैसे कहा और किसको कहा। ये भी अहम था। तो ये मेरे ख्याल में पहले सुनवा देते हैं अपने नाजरीन को और उसके बाद फिर ऐसा कर जी प्ले कीजिएगा जी। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये क्यों कहा और किसको कहा है? अच्छा, आप देखिए, मैं भी वज़ीर आज़म साहब की तरह मुश्किल सवाल को वेल लेफ्ट तो कर सकता हूँ लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि देखें कि इसमें इसको हम किस तरीके से इस बयान की तशरीह कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि अगर मैं ना रहा, अगर काफी दिनों से ये चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, हर तरफ गुफ्तगू भी हो रही है, सियासी बहस भी हो रही है, ये बातचीत भी हो रही है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में है, हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, ऐन मुमकिन है कि इन हाउस चेंज हो जाए वगैरह वगैरह। हर तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। और उसमें जब भी आप बात करते हैं वुज़रा से तो उनका तो एक यही मौक़िफ़ है कि जी ये तो सब इस तरह की बातें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो इस तरह बार बार कहते हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि अगर ऐसा हुआ तो यानी ये एक्नॉलेज करना भी मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और उससे और कुछ नहीं तो वकास ये जरूर लगता है कि वज़ीर आज़म के जहन पर ये एक तरीके से ये जो सोच है ये उनके जहन पे अगर गालिब नहीं है तो कम अज कम उनको उस सोच ने मसरूफ जरूर रखा हुआ है। ये एक जो ऑप्शन है वो शायद उनके सामने है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे ये जाहिर तो होता है कि देखिए गवर्नमेंट है प्रेशर में, और प्रेशर ये है कि ये जो तमाम तर बातें हो रही हैं कि अब हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं और एक तरीके से चारों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है और हुकूमत के दिन गिनती के हैं। तो ये जो जुमला उन्होंने कहा ये एक्नॉलेजमेंट है कि हुकूमत के अंदर भी, चाहे वो पब्लिकली जो मर्जी कहे, उसके अंदर खाते ये बात मेरे ख्याल में एक फिक्रमंद सतह तक आ चुकी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी छुट्टी हो रही है। लेकिन ये सोच आई क्यों है? बुनियाद इसकी क्या है? अपोजिशन के लॉन्ग मार्चेस हैं, कहीं और कोई गड़बड़ है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, कोई तो वजह है ना इस सोच की। देखिए ये वही चीज, वही सोच की वजह वही है जो सारे मुल्क को पता है। अच्छा, सिर्फ हुकूमत को नहीं पता थी। अच्छा, हुकूमत को पता तो थी
लेकिन वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे थे। कब से ये बात हो रही है, न सिर्फ ये कि मतलब मैं और आप और हम सब लोग ये बात करते आ रहे हैं, तमाम तर तज्जियाकार ये बात करते आ रहे हैं कि मामलात खराब हैं, कई महीनों से सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल है। न सिर्फ ये कि 1 पेज वाला मामला जो है वहां से गड़बड़ हुई है, बल्कि मुल्की हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इकनॉमिकली सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। IMF के जो उसके ऊपर जो उनका रिक्वायरमेंट्स थी उसकी बुनियाद पे जो मिनी बजट आया है उससे बहुत ज़्यादा और हुकूमत कमज़ोर हो गई है, और अपोजिशन जो है वो अपनी कहीं ना कहीं कुछ दाल पकाने की कोशिश कर रही है। तो ये मामला तो सबके सामने थे, लेकिन आज वज़ीर आज़म का ये इस बात का हवाला देना मेरा ख्याल है पहली बार ये इस बात को कंफर्म करता है, यानी ये अब ये तस्दीक हो गई है कि हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है, और न सिर्फ ये कि मालूम है कि अब वो पब्लिकली भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये ऑप्शन हमारे ज़हन में है। लेकिन इसकी एक और तशरीह भी है मैं करना चाहूँ। अच्छा, और वो ये है कि देखिए ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, ठीक है, आप नोट करें कि ये वज़ीर आज़म ने बिल्कुल आखिर में जाते जाते कहा है, और उसके बाद फिर जो है वो जो सेशन खत्म कर दिया गया था, आखिर में जो बात की जाती है, ये पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन का एक अहम रूल है कि वो लोगों के जहनों में रह जाती है। जब तकरीरें होती हैं, जब बचपन में भी आपको याद होगा स्कूल में जब तकरीरों के मुकाबले होते हैं तो यही सिखाया जाता था कि जब आखिर में जहां पे आप खत्म कर रहे हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक सबसे शुरू करने वाला और इंट्रो दोनों चीजें वो लोगों के जहन में रहता है। तो ये जो मैसेज ये आखिर में वज़ीर आज़म साहब ने ये मेरे ख्याल में सोच समझ के एंड यहाँ पे, और आप देखें कि यहीं से अब तमाम हेडलाइंस निकली हैं और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, लेकिन एक मैसेज भी है। अच्छा, बिल्कुल मैसेज है। अब मैसेज तो सामने आ गया, और मैसेज ये था कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप मुझे हुकूमत से निकाल देंगे और कि मैं फारिग हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। यानी ये एक तरह का मैसेज है, एक तरह की वार्निंग है, एक तरह की धमकी है, आप उसको जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल करने, कि अगर आप समझते हैं कि आप मुझे इक़्तिदार के वानों से बाहर निकाल कर और आप मेरे से छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि इन अदर वर्ड्स कि मैं फिर कंटेनर मेरा तैयार है, और मैं फिर वही काम करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। लेकिन ये मैसेज किसके लिए? यही अभी आप मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? देखिए यहां तक हम बात कर लेते हैं कि ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है मेरे ख्याल में, जो कि हुकूमत समझती है कि अगर हुकूमत की छुट्टी होती है तो उस छुट्टी कराने में जो इन्वॉल्व होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में यहां तक हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सोचा समझा मैसेज है, और एक ऐसे मौके पर देखिए परसों PDM की मीटिंग आ रही है, परसों ही है मेरे ख्याल जी 25 की, और उसके बाद से जो पीपल्स पार्टी की वो ट्रैक्टर रैली जो है वो भी शुरू हो रही है। तो एक यानी वो दमादम मस्कलंदर वाला जो एक सीजन है वो तो शुरू हो रहा है। तो आज वजीर आजम का ये कहना मेरे ख्याल में उसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन खुद भी ये कह चुके थे कि अगले 2-3 महीने इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे अभी एक मूवमेंट शुरू होने लगी है, तो उससे पहले वजीर आजम साहब ने सबको ये वार्न कर दिया है कि ठीक है आप शौक पूरा कर लें, लेकिन ये मत भूलें कि अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूंगा। मेरे ख्याल में ये एक जो एजेंडा उनका अब कैंपेन में होगा, वो कैंपेन जब भी हो, अगले साल भी हो या अभी भी हो, इस बुनियाद पे होगी। आज हमें नजर आ गया है सामने आ गया, जब PTI की गवर्नमेंट जाएगी तो उसके बाद PTI क्या करेगी, आज मेरे ख्याल में वो हमें वजीर आजम साहब ने कंफर्म। और वजीर आजम साहब की जो स्टेटमेंट थी, इसकी टोन भी जो है ना उसमें काफ़ी बदलाव था। जो पहले 2 घंटे जो उनकी एक टोन चल रही थी ना, फिर जब इस स्टेटमेंट पे आए हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव था, और उन्होंने एक किस्म का ये बताने की कोशिश की है कि अभी तो मेरी बहुत सी मसरूफियात हैं, बहुत सी चीज़ों में उलझा हुआ मैं, लेकिन अगर मैं सड़कों पे आ गया तो फिर जो है ना वो नहीं छोड़ूंगा। इस किस्म की उन्होंने बात की, और सिग्निफिकेंट शायद इसलिए भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुँह से ये बात की है। कोई भी मिनिस्टर बात करे, कोई भी उनका और कोई वज़ीर या रहनुमा बात करे, तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होनी थी जितनी इस बात की अहमियत है। और इसीलिए मेरे ख्याल में ये सोच समझ के वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये मैसेज दिया है, ताकि उसमें कोई इबाहम ना रहे। सही है, कोई कल को ये ना कह सके कि नहीं जी हमारा मतलब तो ये था और हमारा मतलब तो वो था। आज तो इससे ज्यादा और क्लियर अब क्या हो सकते हैं। और जो उनका लबो लहजा शायद तो जो उसमें आज हमें जारियत नजर आई है, वो वही है ये जो आपको पहले नजर आती थी जब वो कंटेनर में होते थे, ऑपरेशन में होते। तो मुझे आज लगा कि आज की जो उनका जो ये सेशन था 2-1 घंटे का, उसमें आधा तो उन्होंने वजीर आजम की तरह
किया, लेकिन उसमें से बहुत सारा जो था, खासतौर पर जो अपोजिशन के ऊपर था, वो वही लबो लहजा था जो एक ऐसे शख्स का ऐसे इमरान खान का था जो इक़्तिदार से बाहर था, जो सड़कों पे था, जो कंटेनर पे था। तो क्या ये हमें वो अब मुस्तकबिल की झलक, माजी की झलक जो है उसको दिखा रहे हैं? इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई बहम नहीं है कि आज इमरान खान साहब ने एक वार्निंग शॉट फायर कर दिया। ठीक हो गया फाद साहब, हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन और खास तौर पे शहबाज के हवाले से जो वजीर आजम की टोन थी और इस हवाले से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इस पर हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस इवेंट का दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट था वो था अपोजिशन से मुतालिक, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जो है ना आड़े हाथों लिया है, उनकी करप्शन और टीटीज़ और अकाउंट्स में जो गड़बड़ है उसकी उन्होंने बात की है, और फिर उनको मानते हैं अपोजिशन लीडर या नहीं मानते, इस हवाले से उन्होंने बात की है। हम वो क्लिप सुनवा देते हैं, उसके बाद आपकी राय इस पे लेते हैं। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ। पीटीएम है, टीएलपी है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको एनआरओ दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। सर देखिए वकास, अब इसमें मेरे ख्याल में अब कोई शक व शुबा तो रह नहीं गया कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो पहले जिस तरह की थी वो उसी तरह की रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और उसका मतलब यह है कि ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इन जमातों के साथ, ऑपोजिशन के साथ मेरा कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि दो तीन बड़े इसके इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। पहली चीज तो ये कि देखिए, पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसकी वही पोजीशन है जो लीडर ऑफ द हाउस की। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ ये कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, इनके पास नहीं है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन वो इलेक्टेड है। और इलेक्टेड है तो उसका मतलब है कि उनका भी पास भी वही मैंडेट है जो एक लीडर ऑफ द हाउस के पास है पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही। वजीर आजम साहब का ये कहना, ठीक है, उनकी सियासत इसके गिर्द घूम रही है, लेकिन इस हमारे निज़ाम के लिए ये एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि आप या तो देखिए ना, आप कन्विक्टेड हो, और आप कन्विक्टेड हो और आप डिस्क्वालीफाइड हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने इनसे बात नहीं करनी क्योंकि ये मुजरिम है, वो उस तरह तो फिर इल्जामात तो तमाम लोगों पर है। यानी मुझे जो इसमें एक पेचीदगी नजर आ रही है वकास, वो ये है कि देखिए, आपने जो आपका एक मौजूदा निज़ाम है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है। जमहूरियत ऐसी होती है, बादशाह तो बड़ी आसान होती है कि ये कर दो, बस वो हुक्म सादिर किया वो हो गया। जमहूरियत एक मुश्किल निज़ाम है, उसमें मुख्तलिफ पावर सेंटर्स होते हैं, जिसमें एक पावर सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव होती है, बाकी भी बहुत सारे होते हैं। और आपने जो एग्जीक्यूटिव है, जो उसने तमाम पावर सेंटर्स को सामने रखते हुए जो है वो अपना जो हुक्मरानी है, जो अपनी गवर्नेंस है, उसको कोऑर्डिनेट करना है। अगर आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, और अगर आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता तो मैंने वो जो एक सिस्टम है उसको मैंने फॉलो नहीं करना, तो इसके तो फिर हमारे सिस्टम के लिए बड़े ही खतरनाक नतायज हैं। तो पहली बात तो मुझे ये आज इस बात से क्लियर हो गई कि वजीर आजम साहब ने कह दिया कि जी मैं अगर सियासत करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, अगर मुझे सिस्टम इजाजत देता है तो दे, नहीं देता तो ना दे। लेकिन इससे वजीर आजम साहब को कोई सरोकार नहीं है कि इस स्टेटमेंट से या इस जेस्चर से पूरा निजाम एक बंद गली में खड़ा है। देखिए, अगर होता तो कुछ तब्दील हो चुके होते। कितने पिछले 3 साल से कितने लोग ये कह चुके हैं अपनी, यानी इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली भी, फॉर्मली भी, इनफॉर्मली भी, एडवाइस के तौर पर भी, कि देखिए जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपका रवैया मुख्तलिफ होता है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपका रवैया एक अलग होता है। गवर्नमेंट में आपने आके एक निज़ाम को चलाना है, एक सिस्टम को चलाना है, आप उस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट की सियासत नहीं कर सकते। जमहूरियत में तो यही होता है कि आपको अक्सर और बेशतर जो है वो दूसरों को हाथ बढ़ाना पड़ता है, उनको अपने साथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि वरना काम नहीं होता। ऐसा ही है। लेकिन तमाम इन जो ये मशवरे हैं,
ये बिल्कुल साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने तो ऐसी करनी सियासत, बस। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, ठीक है, ब्लैक ज्यादा ब्लैक हो जाएगा लेकिन ग्रे नहीं होगा। हाँ। उसका नतीजे में निजाम को जो मर्जी हो बस हो। तो ये तो क्लियर हो गया। देखें कि अगर वो 3 साल उन्होंने ये नहीं किया तो अब तो वैसे भी इलेक्शन का वक्त आ रहा है। तो ये अब इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में ये मैसेज है और ये हम सबको समझ लेना चाहिए, सारे पाकिस्तान के हर वोटर को ही समझ लेना चाहिए अब जब वो वोट देने जाएंगे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने सियासत ऐसी करनी है, इसमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं है, इसमें हीरो और विलन है। अच्छा, यही है, ब्लैक एंड व्हाइट यही है ना। उसमें मुखालिफिन नहीं है, दुश्मन है। उसमें जो है वो हुकूमत और ऑपोजिशन नहीं है, उसमें राह रास्त पे चलने वाले लोग और गुनाहगार लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट की सियासत है ये हमने ये 3 साल यही देखी है और अब आगे भी यही देखेंगे। हम सब ने अब ये फैसला करना है कि क्या इस तरह की सियासत से मुल्क को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बड़ा सवाल है और मैं इसलिए बार बार इस बात पे थोड़ा सा और जोर दे रहा हूं क्योंकि देखिए आज से 2018 के इलेक्शन से पहले हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कैसी होगी। सबका अंदाजा था कि जब वो आएंगे तो करप्शन खत्म होगी, तब्दीली आएगी, मुल्क निजाम बेहतर होगा और तमाम तर चीजें जो उन्होंने कही थी होंगी। लेकिन अब जब अगला इलेक्शन आ रहा है, जब भी आए, अब हमें क्लियर है कि हमारे सामने ऑप्शन क्या है। या तो वो ऑप्शन है जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का था जिस तरीके से वो सियासत लेके चल रहे थे, या फिर ये ऑप्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सियासत सिर्फ ऐसे होगी, ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्प्रोमाइज की। उससे क्या मुल्क चल सकता है, नहीं चल सकता, मेरे ख्याल में ये हम सबको, तमाम वोटर्स को ये फैसला करना, क्योंकि आज के बाद इमरान खान साहब ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जो बीच में कभी कभी जिक्र आता था ना कि जी ऑपोजिशन से हम बात करने को तैयार हैं, हम मुफाहमत करने को तैयार हैं, हम उनको साथ लेने के लिए हम रेडी हैं, हम उनसे मुशावरत करेंगे, आज क्लियर हो गया। हाँ, 2 दिन पहले बल्कि फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि अपोजिशन के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नैब की इस्लाहात हैं या वो इंतखाबात से मुतालिक इस्लाहात हैं। आज क्लियर हो गया है कि अपोजिशन अगर वो समझते हैं तो शहबाज शरीफ माइनस करके वो समझ रहे हैं कि ये अपोजिशन है। देखिए वो तो मुमकिन ही नहीं है ना, मतलब वो तो वही बात है जो वो कहते हैं कि जी ठीक है पीटीआई ठीक है, इमरान खान साहब को फारिग करते हैं, वो इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस है। सही है। तो ये बहरहाल अब तो वो ये बहस जो पिछले 3 साल होती रही है, लेकिन अब तो मेरे ख्याल क्लियर हो गया। अब इसमें बहस को रह नहीं गई वकास, इसमें आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं जी मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है या उसका मतलब है। इसके बाद तो मेरे ख्याल में वंस एंड फॉर ऑल ये इशू बंद हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का अब ऑपोजिशन से उस तरीके से कोई ताल्लुक। उन्होंने कहा जी बस ये मेरे दुश्मन है, मेरी जीत इनको तबाह करके है, हरा के नहीं। क्योंकि आज देखें उन्होंने बार बार ये कहा है कि मेरा मुकाबला माफिया से है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो ऑपोजिशन है ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो वोट लेकर आए हैं और जिनका हमारे पार्लिमानी निजाम में एक बड़ा अहम रोल है, वो मानने को तैयार नहीं है। आज क्लियर हो गया, बस अब ऐसे ही है। और ये फैसला जो है अब लोगों को करना है कि फिर यही आपको चाहिए या आपको लगता है कि नहीं ये तर्ज सियासत जो है ये मुल्क को आगे ले जाने में शायद उतनी करामत ना हो। और इसी में अगर हम दूसरे एंगल पे बात करें, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में बैठे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान का आइन भी मानने को तैयार नहीं है। उन पे वजीर आजम साहब ने कहा है कि टीटीपी वगैरह से भी बात हो सकती है लेकिन इनसे बात नहीं होगी। देखिए ना, ये वही बात है ना कि जब आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो जो पहले हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत में चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई एक पावर सेंटर जब बहुत ज्यादा डोमिनेट करे तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, फ्रांस देख लें, दीगर जितने भी इस तरह के जमहूरी माशरे हैं, उसमें सिस्टम है ये कि हर इदारा दूसरे इदारे पर चेक रख रहा हो और जब काम होता है तो वो स्लो होता है क्योंकि आपने तमाम लोगों को साथ लेकर चलना होता है। उस एक बड़े ही पेचीदा निजाम के थ्रू आपने अपने काम मामलात को आगे लेके बढ़ाना होता है। जब ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ ऐसा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एक इदारा एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका एक ओवरसाइज्ड रोल हो गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत में जो मसाइल हैं वो भी नजर आते हैं। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अलग बहस है, लेकिन है उसी तरीके से अगर किसी शख्स ने एक इस जमहूरी निज़ाम के जरिए जो है वो गवर्नेंस करनी है तो फिर उसका रवैया
ये नहीं हो सकता कि जी मैं जो कह रहा हूं वैसे ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक यही है कि कोई शख्स या कोई इदारा अपनी मनमानी ना कर सके, उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए। सही है। ये जो हम देख रहे हैं बदकिस्मती से, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एक उनकी जहनियत में ये है कि जब आप बिल्कुल हो जाते हैं ना, वो अंग्रेजी में लफ्ज़ है राइचियसनेस, कि सिर्फ मैं ठीक हूं। जब आप कहते हैं कि सिर्फ मैं ठीक हूं और बाकी सारे माफिया हैं, तो फिर आपने मुफाहिमत का, कॉम्प्रोमाइज का दरवाजा बंद कर दिया, और वो जब दरवाजा बंद होता है तो फिर आप एक जमहूरी निजाम में काम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ये एक बड़ा मेरे ख्याल में संजीदा सवाल है जिसको हमें टैकल करना पड़ेगा कि इस तरह के निजाम में फिर किस तरीके से काम। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिस्टमिक फेल्यूअर्स हैं जिन पे बात हुई है और वजीर आजम साहब ने उसको जस्टिफाई कैसे किया, इस पे हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, इंसाफ के हवाले से भी कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स थी जिसमें लोगों ने इंसाफ के हसूल के लिए कोई सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं। इस पे आज 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म साहब ने क्या जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कैसे उसका जवाब दिया, ये पहले सुन लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अगर हम एक चीज ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आजाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आजाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नैब के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज आए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहां हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। जी, वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं और ये मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का हल वो इसमें नहीं बता रहे थे। देखिए, यही एक प्रॉब्लम है जो आज की ना इस सेशन में मुझे नजर आया, जो हमें बार बार नजर आ रहा है। वो ये देखिए, वजीर आजम साहब जब वो अपोजिशन में थे तो वो जो तमाम तर जो उनका जो एजेंडा था और जो बातें वो करते थे और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे उनकी रिफॉर्म के, वो जब उनका जिक्र करते थे तो बहुत सारे लोग इसलिए उसकी तारीफ करते थे क्योंकि वो बात दुरुस्त है। जब वो कहते थे कि हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ का निज़ाम जो है वो ठीक होना है, तो तमाम लोग उससे अग्री करते हैं क्योंकि होना है। जब वो कहते थे कि पुलिस में बेहतरी आनी चाहिए, तो सब उनसे अग्री करते थे क्योंकि आनी चाहिए। अच्छा, फिर वो कहते थे कि तालीम का निज़ाम, हमने कभी उस पर पैसे खर्च नहीं किए, हमें खर्च करना है उस तालीम के निज़ाम को बेहतर करना है, क्योंकि जब तक तालीम ना हो तो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। सब उनसे अग्री करते थे। फिर वो कहते थे कि ताकतवर और कमज़ोर के कानून के सामने एक होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और मैं आऊँगा तो करूँगा। सब उनके साथ जो थे हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज 3 साल बाद जब वो ये सारी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो सवाल तो पैदा होता है कि करना तो आपने, भाई आप वजीर आजम हैं। 3 साल के बाद जब आप ऑपोजिशन में हैं और आप ये तमाम नुकात उठाते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब आप खुद वजीर आजम हैं तो फिर लोग तालियां नहीं बजाते। लोग कहते हैं कि फिर यही काम करने के लिए तो आपको इलेक्ट किया था। 3 साल के बाद आपने ये कंप्लेन नहीं करना कि ये ऐसा होना चाहिए, आपको तो ये बताना चाहिए कि ये मैं ऐसे करूंगा। तो प्रॉब्लम आज ये हुआ है कि जहां पे उन्होंने, देखिए ना, आज जो भी इशू हुआ, इंसाफ के बारे में अभी आपने सुनवाया, तालीम के बारे में बात हुई, नैब के हवाले से बात हुई, सब जगह उन्होंने कहा कि जी ऐसा होना चाहिए, उनको करना चाहिए, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अल्टीमेटली तो ये गवर्नमेंट का काम है। ये बात दुरुस्त है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कीजिए, हम कुछ करने जा रहे हैं, भाई कब करेंगे? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, अदालतें आज़ाद हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट्स आती हैं वकास, तो गवर्नमेंट जब एक रिफॉर्म प्रोग्राम लेके आती हैं तो वो यही कहती हैं, वो ये नहीं कहती कि हम अदालतों को हुक्म देंगे कि आप इस तरीके से अपनी इस्लाह कर लें। उनका काम ही होता है कि उन्होंने अदालतों के साथ या क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम के साथ इंगेज कर और तरीका निकालना है। देखे ना, सारे इदारे अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तान की ना,
है तो एक ही मुल्क के। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, उसका काम ही ये है कि वो एक तरीके से उसने कोऑर्डिनेट करना है, वो अपना एजेंडा लेके आया हुआ है। तो जब वजीर आजम ये कह रहे हैं आज 3 साल के बाद कि जी हमने ऐसा करना है, या अगर ये नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वजह है, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, तो ये तो फिर आप एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप काम क्यों नहीं कर पाए। ये अप्रोच ही ठीक नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल में आज जो ज्यादा तनकीद आ रही है तहरीक इंसाफ पे, वो इसीलिए आ रही है कि आप लोग अगर आज 3 साल के बाद भी या 3.25 साल के बाद भी सिर्फ 2 बातें कर रहे हैं कि जी ये तमाम तर कमजोरियां उन लोगों की वजह से हैं जो पहले गवर्नमेंट में थे, या उन लोग, या उस वजह से है कि वो इदारा और वो शख्स हमें काम नहीं करने दे रहा, तो ये तो फिर एक तरीके से एक लफ्ज होता है जो हम बचपन में यूज करते हैं कि ये तो फिर रोदी मारना होगा। लेकिन वो साथ में ये भी बात कर रहे हैं ना कि जो चीजें 70 साल में खराब हुई हैं उसको इमरान खान एकदम से कैसे ठीक ना, बात दुरुस्त है, ये तो कोई कह नहीं रहा। हाँ। लेकिन आप इसको दिखाएं तो सही कि आपने 3 साल में क्या किया है। जितने भी मसाइल थे, चले हाँ। आप बोले, लेट्स अज्यूम हमने कल पुलिस की बात की, मैं फिर से पुलिस की बात करता हूं। हम इमरान खान साहब कह देंगे ठीक है जी 70 साल से पुलिस जो है वो खराब हुई भी है, तो मैं 2 साल में तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन 2 साल में मैंने ये किया और अगले 3 साल में मैं ये करूंगा, अगले 2 साल में ये 2 इकदाम होंगे, और अगर आप मुझे अगली टर्म देंगे तो अगले 5 साल में मैं ये करूंगा और ये पुलिस ठीक हो जाएगी। तो फिर बंदा क्या, चलो यार इसने काम तो शुरू कर दिया है। या अगर वो बात कर रहे हैं कि जी जो इंसाफ का निजाम है उसको मैंने कैसे ठीक करना है, वो ठीक है, अपने 5 साल में, आपने 3 साल में आप सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास एक प्रोग्राम तो हो, आपके पास 3 साल की एक प्रोग्रेस तो हो, और अगले सालों की आपके पास एक प्लान तो हो, ताकि हमें नजर आए कि भाई काम तो हो रहा है। ये थोड़ी है कि जी मैं जो हूं बस वो मैं इतना गंद है वो मैं साफ एकदम तो नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफिक्स होने की जरूरत है। और प्रॉब्लम यही हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम ये हो रहा है, और आज भी हमें वो नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो एजेंडा था वो कहीं रह गया है। सही है। अब एजेंडा है इलेक्शन जीतना या सरवाइव करना, और उसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो आज हमें नजर आई। एक, ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको मैंने नहीं छोड़ना, और दूसरा कि काम तमाम इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि जो इलेक्शन से पहले उनका एजेंडा था वो एजेंडा सिर्फ इंतखाबी हो, अब हुकूमत में आ गए हैं तो अब उनको चीज़ों का पता चला है यार ये चीज़ तो ऐसे खराब है, हमने ठीक करनी है। इन 5 साल में उन्होंने वो निशानदही की हो और अगले 5 साल में वो उसको ठीक करें। माशाल्लाह, ऐसे ये 5 साल सीखें, 5 साल सीखें कि क्या करना है, और उसके बाद फिर अगले 5 साल चले यही दिखा देंगे क्या सीखा है। अभी बता दें, यानी आज देखें ना, आज अगर वजीर आज़म साहब हमें ये कहते हैं कि ठीक है जी 3 साल हमने बड़ी मारे खाई हैं और हमने बड़ा सीखा और हमें वाकई नहीं पता था, बगैर ना तजुर्बाकार थे और सिस्टम में इतने मसाइल थे, जो भी है, लेकिन अब हम इन मामलात को ऐसे ठीक करेंगे। मुझे बताएं कोई एक स्पेसिफिक चीज आपको नजर आई है? कोई एक चीज मुझे बता दें कि ये मसला है, इसको हल करने का ये तरीका है। जब तक आप, ये तो क्लासिक वो पढ़ाया जाता है लीडरशिप क्लासेस में कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अगर आपको कोई एक जिम्मेदारी दी गई है तो आपने वो पूरी करनी है। अगर आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, तो फिर तो आप जो अपनी नाकामी है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अप्रोच गलत हो रही है। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है वकास, मैं बार बार ही कह चुका हूं, मुझे फिर की कहने दीजिए कि इमरान खान साहब ने जो बातें करते थे और जो कर रहे, बातें सारी ठीक हैं, ऐसा ही है। और ये बात बिल्कुल, मैं यहां तक ये भी मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने काफी ज्यादा गंद किया, और उनके मामलात में जो बहुत सारे उन पर इल्जामात हैं उनको डिटर्मिन होना चाहिए अदालतों से, वो तमाम तर मामलात जो हैं वो गुजरने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बातें अच्छी करना और उन बातों पर अमल करना, देखिए ना, 2 अलग चीजें हैं। अब 3 साल के बाद अगर एक गवर्नमेंट कह रही है कि जी मैं तो वही बातें करूंगा या करूंगी जो मैं 8 से 3 साल पहले करी थी, और काम हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें करने नहीं दिया, तो ये तो फिर को बात ना है। ठीक हो गया। यहां पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे जिन पे हम बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
फाद साहब, वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, महंगाई की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब कारों की सेल इतनी बढ़ गई है, ट्रैक्टर्स की सेल इतनी बढ़ गई है, मोटरसाइकिलों की भी बढ़ गई है। तो इस प्रोपेगेंडे के पे उन्होंने एक बात की है, वो सुना देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जी, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद को एक अच्छी चीज होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। जी फाद साहब, देखिए, अब बात वही है कि आप जब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रहे हैं तो फिर आपकी थिंकिंग जो है वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पाती जिसमें हर तरह के ओपिनियंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कहना कि जी तनकीद जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन अगर तनकीद हो रही है तो ये कौन फैसला करेगा कि वो तनकीद दुरुस्त है या वो प्रोपेगेंडा है? तो जब आपने तनकीद को एकदम प्रोपेगेंडा का लफ्ज कह दिया और उसके साथ माफिया जोड़ दिया, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि जी जो लोग मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे वो एक माफिया है और सब इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में ये देखिए डेंजरस लाइन ऑफ थिंकिंग है। लेकिन उससे ज्यादा एक तो, लेकिन ये कोई नई चीज तो है नहीं, हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से इस तरह होता आ रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इससे फिर जो मीडिया के ऊपर भी फिर एक दबाव डालने की कोशिश की जाती है, और जो शख्स तनकीद कर रहा है फिर उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि जी ये तनकीद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि शायद हम जो हमारी कमजोरियां उनकी निशानदेही हो रही है, ये तनकीद इसलिए कर रहा है क्योंकि ये माफिया है। तो ये जो एक पाकिस्तान में एक थिंकिंग जो है वो उसको हावी कर दिया गया है, ये इससे जो एक हमारा एक जमहूरी निज़ाम है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता, वो कमजोरी होता है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था वकास, वो ये देखिए कि आज बुनियादी तौर पर जो अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे, मैं अगर इसका एक मजमूई जी अगर हम जायजा लें तो आज बात हुई है तो उसमें दो चीजें सामने आई उभर कर मेरे लिए। ठीक है, पहली चीज तो ये कि ये क्लियर हो गया है कि अब वजीर आजम और इस हुकूमत के लिए जो प्राइमरी एजेंडा है, प्राइमरी सबसे पहला, वो है ऑपोजिशन और उसको मजीद रगड़ा मारना। ये क्लियर हो गया आज। ठीक है। और दूसरा ये है कि तमाम तर जो उन पे अब तनकीद आ रही है और आने वाले दिनों में आएगी, उसका जवाब उन्होंने ये निकाल लिया है कि जी ये काम हमें लोगों ने नहीं करने दिया। लोगों ने, इदारों ने, सिस्टम में जो खराबियां हैं वो चीजें, निजाम ने। चुनाचे ये जो दो चीजें हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब एक हुकूमत में जो एजेंडा है, बाकी चीजें आपको नजर आएंगी कि थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया। आज भी देखें उन्होंने छोटी मोटी बात कर दी, जी हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन कोई बिग गवर्नेंस प्रोजेक्ट इस टाइम हमें ना नजर आ रहा है। अब तो टाइम ही नहीं रहा। सही है। अब गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और आगे से कैंपेन, वो इन दो चीजों पे होनी है। ठीक है। डाकू चोर को नहीं छोड़ूंगा और मुझे काम नहीं करने दिया गया, ये दो चीजें हैं। और इससे आज मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिरती है जल्दी, जो कि आज उन्होंने उसका हवाला भी दे दिया, तो जो बयानिया है जो आएगा, आज हमें उसकी झलक नजर आ गई, ये वो बयानिया है जो आएगा। और अगर नहीं भी गिरती और अपनी टर्म पूरी करती है और इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन होती है, उस कैंपेन का बयानिया भी नजर आ गया। सही है। तो यानी कि फाइनल पॉइंट में दे दूं कि अगर गवर्नमेंट जल्दी गिर गई तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ेंगे, जिसका उन्होंने इशारा दिया है, तो ये उनका बयानिया होगा। ठीक है। और अगर वो नहीं गिरती तो आने वाले दिनों में जितना टाइम रह गया है उसमें यही बयानिए को वो हुकूमत में रहते हुए चलाएंगे और उसी में कैंपेन में जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जब तक हुकूमत में नहीं आए थे उस वक्त तक तो अपोजिशन चोर है, डाकू है, ये बयानिया काबिल कबूल हो सकता था आवाम में, लेकिन अभी जब आप गवर्नमेंट में मेन स्टेक होल्डर बन गए हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो आपने फिर परफॉर्मेंस लेके जाना ना। फिर ये जो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी और चोर डाकू कहना, इससे पब्लिक का पेट तो नहीं भरेगा। अब देखिए, उस वक्त तो इस बयानिए पर उनको बहुत सपोर्ट मिली थी। अब क्या है कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो इस बयानिए की बुनियाद पे लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, तो हमारे पास उस रद्द-ए-अमल को जांचने के लिए तरीका तो इलेक्शन ही होते हैं। ऐसा ही है। आप बाई इलेक्शन देख लें, उसमें क्या जवाब आया है। आप केपी के इलेक्शन देख लें, उसमें क्या जवाब आया है। आने वाले दिनों में अभी 2 इलेक्शन और भी आ रहे हैं, उसमें भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि लोग ये कहते हैं कि अगर हमने आपको वोट दिया था ताकि आप हमारी जिंदगियों में बेहतरी लाएं,
अगर हमारी जिंदगियों में बेहतरीन नहीं लाभ लाए तो उसका फिर आप जवाब देंगे क्यों नहीं लाए। उसका जवाब ये दे रहे हैं कि जी इसलिए क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया गया और ये चोर डाकू हैं इनकी वजह से। अब ये बयानिया उनका बन गया है, लोग कहां तक उसको खरीदते हैं, बाय करते हैं, देखिए आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। और ये बयानिया उनका मुसलसल ही नजर आ रहा है। जो एक मुसलसल बयानिया है वो सिर्फ अपोजिशन के हवाले से है, डे वन से जो उनके हवाले से बयानिया था आज भी वही है। और मेरा ख्याल में इंतखाबी, जैसे आपने बात की, इंतखाबी जो कैंपेन है वो इसी बयानिया पे खड़ी होगी। तो इतना एतमाद इमरान खान साहब को कि इसी बयानी में ही मुझे पहले सक्सेसफुल मैं हुआ, अभी मैं इसी में ही हूँगा, इतना एतमाद इस हद तक। देखिए वो कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में बस उन्होंने ये अपना इंटरनलाइज कर लिया है कि जी मेरी 22 साल की सियासत यही थी और अब यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे हटता हूं तो मैं जो है वो जो मेरा जो बुनियाद थी वो मेरी जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो अब ये उनका तरीकाकार है, लेट्स सी कि उसमें किस तरीके कितनी इनको कामयाबी होती है, कितनी नहीं होती। लेकिन हमारे लिए उनकी कामयाबी या किसी और जमाती कामयाबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुल्क की कामयाबी हो रही कि नहीं हो रही, मुल्क को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर मुल्क को नुकसान हो रहा है तो फिर किसी फर्द वाहिद या किसी जमाती कामयाबी जो है मेरे ख्याल में वो उतनी अहम नहीं। ठीक हो गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्क को कामयाबी किस तरह से मिल रही है और अवाम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमें कामयाबी कब मिलेगी, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली कब आएगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।